मोटिवेशनल फिजिक्स के इस क्लास में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के थर्ड क्लास यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन सारी चीजों का डिस्कशन किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और फिर डायमेंशन के विषय में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो पढ़े थे उसमें देखिए, जिसे लिखा हुआ है कहीं 1 kg तो हम लोग जानते हैं यह 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो किलो का मतलब प्रीफिक्स में बताए थे, मल्टीपल्स में यह 1000 होता है, 10⁻³ होता है। अब यहाँ देखिए, यह किलोग्राम जो है वो एसआई सिस्टम में मास का यूनिट है और ये ग्राम जो है ये सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट है। ये 1 नंबर है, अगर हम इसको लिखें N1, किलोग्राम को लिखें U1, 1000 ये नंबर है दूसरे यूनिट, दूसरे सिस्टम में, इसको N2 लिखें और ग्राम को U2 लिखें, तो यह फॉर्मूला हुआ N1U1 इक्वल्स N2U2। यानी जो N1U1 है वही N2U2 है। माने नंबर अगर ज्यादा है तो यूनिट कम जाएगा, अगर नंबर कम है तो यूनिट बड़ा होगा। इसका मतलब है कि इस तरह का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट है, यानी नंबर और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का दोनों का प्रोडक्ट हर सिस्टम में मिला के देखें हम लोग तो वो कांस्टेंट होता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर और यूनिट ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। नंबर और यूनिट ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यूनिट अगर हम बढ़ा लेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, यूनिट अगर छोटा लेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। ग्राम यहाँ छोटा है तो नंबर देखिए बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है तो नंबर यहाँ छोटा है। माने दोनों एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, यह तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता ही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि ग्राफ देखें क्या होता है। जैसे अगर हम ग्राफ यहाँ पर U का रखें और यहाँ पर N का रखें, N का ग्राफ इस तरह से N और U इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ का नेचर हमेशा हाइपरबोलिक होगा। ये कैसा होगा? इसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला ये हाइपरबोलिक नेचर है, आप आगे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। हाइपरबोलिक नेचर है। इनफैक्ट यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इनफैक्ट यह रेक्टेंगुलर, याद रखिए, यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस तरह से यूनिट बढ़ेगा तो नंबर का वैल्यू घटेगा और हाइपरबोला नेचर के रूप में आता है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, कंपटीशन में खासकर। अगर हम लोग यहां पर 1/u और n का ग्राफ अगर देखें, 1/u और n, तो चूंकि 1/u को अगर कुछ आप मान लीजिए y और n को आप मान लीजिए x, तो x प्रोपोर्शनल y हो जाएगा, क्योंकि 1/u हम यहां पर माने हुए हैं। तो वैसी स्थिति में इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या अगर हम कुछ मान लें और ये कुछ मान लें तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ग्राफ का नेचर होगा। यानी u और n का ग्राफ लिखेंगे तो हाइपरबोला, लेकिन 1/u और n का ग्राफ लिखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। तीसरा, अगर हम लोग इस जगह u रखें और यहां पर nu रखें, नंबर इंटू यूनिट, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर इंटू यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। यानी किसी भी u के वैल्यू के लिए या nu के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यह भी ग्राफ का नेचर हो सकता है। या फिर अगर हम लोग ऐसे करें, इसको ऐसे लिखें, यहां पर अगर हम n कर दें और यहां पर अगर हम nu करें तो भी ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा। चाहे n का वैल्यू चेंज करे तो n इंटू यू का वहां पर ले रहे हैं और n इंटू यू के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमेशा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये 4 ग्राफ है, चारों ही संभव है n प्रोपोर्शनल 1/u, n और u के लिए। तो ये चारों ग्राफ याद रखिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक रिलेशन ये और ये चारों ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आया हुआ भी है। हाइपरबोला कब होता है, स्ट्रेट लाइन कब होता है, स्ट्रेट, और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन कब है, स्ट्रेट ऐसे कैसे है, इन सारी चीजों को आप
इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, तो बहुत, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। डायमेंशन बहुत बेसिक चीज है, हर चैप्टर के पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअली डायमेंशन है क्या, हम डायमेंशन क्यों लिखते हैं, उसका क्या मतलब है और किस तरह से हम लोग उसको समझेंगे, इसको देखा जाए। डायमेंशन, सपोज कीजिए कि लिखा हुआ है कहीं पर 10 सेंटीमीटर, कहीं लिखा हुआ है 10 मीटर, लिखा हुआ है 10 मिलीमीटर, इस तरह से लिखा हुआ है कहीं 25 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 100 सेकेंड, 99 सेकेंड, 25 सेकेंड, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दें, अगर हम इन सबों को स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दें, ये सभी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनको हम घेर दें, इनक्लोज कर दें, ये सभी क्या है, ये सभी हैं, आपको मालूम है, मैथ में पढ़े होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स है। इन सबों को अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग इनक्लोज कर दिए, तो घेर दिए, तो स्क्वायर, जैसे आप मैथ में एक चीज पढ़ते होंगे, आप याद दिला रहे, मैथ में पढ़ते हैं कि अगर यहां पर मॉड लेते हैं, यहां पर माइनस ए लिखें, तो ये माइनस खत्म हो जाता है और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी प्लस ए। तो मॉड लेने का मतलब ही है कि हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। उसी तरह से यहां स्क्वायर ब्रैकेट का इसी तरह से समझिए कि स्क्वायर ब्रैकेट देने का मतलब है कि इसके अंदर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, हमको उससे मतलब है, वो कितने मैग्नीट्यूड में है, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहां पर नेगेटिव साइन मॉड में पॉजिटिव हो जाता है, उसी तरह से यहां पर 10 का कोई मतलब नहीं है। मिलीमीटर कहने का मतलब है इट इज अबाउट डिस्टेंस, यानी हम डिस्टेंस की बात करेंगे, ये डिस्टेंस होगा। उसी तरह से ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, या मास होगा, ये भी मास होगा, ये भी मास होगा। उसी तरह से ये टाइम सेकेंड होगा, समय, ये भी समय है, ये भी समय है। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ही ब्रैकेट में घेरे। अब अगर हम इसको ब्रैकेट में घेर दें, तो पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग खत्म किए, और अगर हम इसको ब्रैकेट में इस तरह से घेर दें, इस तरह से क्लोज कर दें, तो सबका एक सिंबल है, और वो क्या है, डिस्टेंस के लिए हम एल का इस्तेमाल करते हैं, मास के लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल करते हैं, जो सिंबॉलिक आपको हमेशा सिस्टम में पढ़ाए थे। टाइम के लिए हम लोग टी का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर इसका वैल्यू एल, इसका वैल्यू एल, ये एम और इसको एम, ये सब एम हो जाएगा, और यहां पर ये कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। मैंने कहने का मतलब हुआ कि अगर इस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इंक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो कौन सा क्वांटिटी है, उसका बेस यूनिट के रूप में हम इस तरह से सिंबल्स लिखेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं, एक डिस्टेंस है तो पावर 1 होगा, यहां भी 1 होगा, 1 होगा, मास पर पावर 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, टाइम पर पावर 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही समय। अगर हम यहां पर कहें कि एरिया, देखिए समझिए उसको बढ़िया से, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक एल इंटू एक एल, और यहां पर एल स्क्वायर हो गया। अगर हम यहां पर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इस तरह से एल क्यू हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बेस यूनिट पर ये पावर जो 1 दिए, ये पावर जो 1 दिए, ये पावर जो 2 दिए, ये पावर जो 3 दिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बेस यूनिट पर जो हम पावर देते हैं, ये पावर, इसी पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। दिस पावर इज कॉल्ड डायमेंशन, ये डायमेंशन हुआ। यानी डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका लंबाई में डायमेंशन 1 है, यानी 1 इन लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 इन एल, 1 इन लेंथ। मास का 1 इन मास, एरिया का 2 इन लेंथ, वॉल्यूम का 3 इन लेंथ। यानी जो बेस यूनिट्स पर हम पावर देते हैं
उसी पावर को हम लोग डायमेंशन के नाम से जानते हैं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि हमें इसमें मैग्नीट्यूड को नहीं लेना है, बल्कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी का यहाँ पर हम सिंबल्स लिखेंगे, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लेंथ, मास, टाइम, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जस्ट उसका सिंबॉलिक लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट यहां देना जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमें यह पता करना है कि मैग्नीट्यूड हटाकर सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसके फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को लाना है। यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट देने का मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सिर्फ यही है कि आप उसमें से मैग्नीट्यूड हटाइए और जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके सिंबल्स को वहां पर लिखिए। यानी यहां पर इसको घेरने का बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि यहां पर जब तक स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा डायमेंशन नहीं होगा। नो, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बेस यूनिट्स पर जो आप पावर देते हैं उसी पावर को हम लोग डायमेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, बिल्कुल क्लियर होगा। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब देखिए इसका डेफिनेशन लिखो। बहुत इजी है। डायमेंशन of the physical quantity are the powers, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Dimensions of the physical quantity are the powers to which the base, यानी फंडामेंटल, the base units are raised to express the quantity, to express the physical quantity. कहने का मतलब है डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the base units are raised to express the physical quantity. यानी बेस यूनिट्स पर या बेस क्वांटिटी पर जो हम पावर देते हैं उसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। यानी जो MLT, जो भी सिंबल्स आप पढ़े हैं, यूनिट्स पढ़े हैं, उसका उस पर जो आप पावर देंगे उसी को हम डायमेंशन के नाम से जानते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस यूनिट्स आर raised to express the physical quantity. ये बेस यूनिट्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें डिफरेंट हम लोग देखेंगे। अभी बताया था आपको एरिया L इंटू बी, ये यहां पर हम लोग घेरेंगे, ब्रैकेट से इंक्लोज करेंगे, लेकिन इसके आगे नहीं। ये L इंटू एल, लेंथ का भी L, बी का भी L, और ये L स्क्वायर। कोई भी लेंथ हो उसको L से लिखेंगे, कोई भी मास हो उसको M से लिखेंगे, कोई भी टाइम हो चाहे जितना भी हो उसको T से लिखेंगे हम लोग। तो वही बेस यूनिट्स है, उसी के रूप में हम लिखते हैं। जैसे वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू एल, क्योंकि हर डिस्टेंस के लिए हाइट चाहे जो हो, ब्रेथ चाहे जो हो, लेंथ चाहे जो हो, सबके लिए L होगा, एंड दैट इज इक्वल टू L क्यूब। डेंसिटी दिस इज द मास बाई वॉल्यूम। आप जानते हैं मास का M होता है, वॉल्यूम का L क्यूब। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको? ml पर पावर -3, ml पर पावर -3। दिस इज द डेंसिटी, और ये डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। दिस इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन जब डायमेंशन की बात करेंगे तो लिखेंगे 1 इन मास -3 इन लेंथ, और टाइम इसमें नहीं है तो t पावर 0 कर सकते हैं। तो जानते हैं हम लोग एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स 1। इसके बाद लिखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम,
डिस्प्लेसमेंट इज एल, टाइम इज टी, तो दिस इज इक्वल टू एल टी पर पावर माइनस वन। मास नहीं है तो एम का पावर जीरो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम पर पावर जीरो, एल टी पर पावर माइनस वन। दूसरा चीज कि यह जो ऑर्डर लिखे एम पहले एल बाद में फिर टी बाद में, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट के रूप में है, किसी को पहले किसी को बाद में लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका सेंस सेम है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी वी बाई टी लिखिए, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, एल टी पावर माइनस वन, नीचे टी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी पावर माइनस वन, टी पर पावर माइनस वन, ये जुड़ जाएगा एल टी पावर माइनस टू। फिर यहां पर एम अगर नहीं है तो हम लगा सकते हैं एम पर पावर जीरो, एल टी पर पावर माइनस टू। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल लिए, वेलोसिटी का डायमेंशन निकाले हम लोग। फिर उसके बाद बढ़िए फोर्स। फोर्स क्या होता है, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, आप पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ में, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया m, एक्सेलरेशन हो गया एल टी पावर माइनस टू पर निकाल चुके हैं, इसलिए फर्दर उसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं उसको निकालते जाइए इस तरह से। फोर्स हो गया, प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का आप जानते हैं एम एल टी पर पावर माइनस टू, एरिया का भी आप जानते हैं एल स्क्वायर, एक एल से कैंसिल आउट हो गया, और m एल पर पावर माइनस वन, टी पर पावर माइनस टू। इस तरह से हम लोग इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। करीब करीब सभी चैप्टरों में 11th क्लास 12th क्लास में आपको डायमेंशन पढ़ना है, पहले डायमेंशन पढ़ करके ही, तो डायमेंशन का मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे मान लेते हैं हम लोग एंगल का डायमेंशन निकालना चाहते हैं। एंगल आप पढ़े होंगे कि अगर ये सर्कल है, ये थीटा है, यह दूरी अगर एल है और रेडियस आर है, तो एंगल इक्वल्स कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। पहले ही बताया थे आपको रेडियन में, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो एल भी एल होगा, चाहे किसी तरह का डिस्टेंस है, चाहे जो भी डिस्टेंस उसको एल लिखेंगे, चाहे जो भी डिस्टेंस उसको एल लिखेंगे, और ये कट गया, कट के वन आया, तो वन आया तो इसको हम वन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एम पर पावर जीरो, एल पर पावर जीरो, टी पर पावर जीरो, और इसका मतलब हुआ डायमेंशन लेस। इसका मतलब हुआ डायमेंशन लेस, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, क्योंकि पावर्स को ही डायमेंशन कहते हैं, और पावर तो यहाँ जीरो हो गया, वन के लिए जीरो, इसलिए इसको कहेंगे डायमेंशन लेस। ये किसी प्रकार का डायमेंशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा है। इसी पर बेस्ड है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ थीटा, तो लिखेंगे थीटा बाय टी। दिस इज थीटा बाय टी। थीटा मतलब एंगल, ऊपर देख रहे हैं एंगल इज डायमेंशनलेस, तो ये वन हो गया, और नीचे समय का टी हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो टी पावर माइनस वन, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एम पर पावर जीरो, एल पर पावर जीरो, टी पर पावर माइनस वन। एम पर पावर जीरो, एल पर पावर जीरो नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, इसका सिंबल होता है ओमेगा, इसका सिंबल होता है अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई टी। ओमेगा का ऊपर आप निकाल चुके हैं, टी पर पावर माइनस वन, नीचे टी ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज टी पर पावर माइनस टू। तो इस तरह से फॉर्मूला सिंपली आपको अगर मालूम है तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसका आप उसी तरह से लिखते चले जाएंगे। अब जैसे इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल आई होता है और ये होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी आप बिल्कुल नहीं समझेंगे, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इज m और डिस्टेंस इज l, so इट इज ml स्क्वायर। t नहीं है तो t पावर 0 लिखेंगे हम लोग। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कुछ आपको जैसे एक और भी देखिए, सरफेस टेंशन, सब चैप्टर है, सब पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का क्या होगा, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। तो मेन तो हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फोर्स का क्या होगा, ml t पर पावर -2 एंड l का लेंथ का l कट गया, सो इट इज m t पर पावर -2। तो ये निकालना जरूरी नहीं है, मेन आपको ये मालूम होना चाहिए, और ये तभी मालूम होगा जब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो कुछ बताया आपको बेसिक, कुछ और इंपॉर्टेंट सब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है हमेशा। जैसे आपका हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका सिंबल H होता है, स्मॉल h, और आप फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल्स H इंटू F, यानी एनर्जी इक्वल्स प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, E इक्वल टू H न्यू। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़िएगा, फोटोन की एनर्जी होती है। और इस तरह से अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहे तो H का डायमेंशन यहां से निकल जाएगा, हो जाएगा E बाई F। एनर्जी, एनर्जी का आप जानते हैं, एनर्जी ये होता है ml स्क्वायर टी पावर -2 और फ्रीक्वेंसी हो गया टी पावर -1। देखिए इसको अलग से दिखाए थे, बताए थे आपको। ये एनर्जी जो है, जैसे आप अलग से बता देते हैं, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हो गया ml t पर पावर -2, डिस्प्लेसमेंट l, और ये हो गया ml स्क्वायर t पावर -2। वर्क और एनर्जी ये दोनों सेम होता है, और ये भी हो जाएगा ml स्क्वायर t पर पावर -2। जो ऊपर भी आप निकालेंगे तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का यहाँ से लिखे थे ml स्क्वायर t -2, और ये ऊपर चला जाएगा, फिर हो जाएगा ml स्क्वायर -2 + 1, दिस इज -1, ml स्क्वायर t पावर -1, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वर्क और एनर्जी दोनों का सेम है, और ये हो जाएगा ml स्क्वायर t पावर -2, एनर्जी का भी डायमेंशन सेम है, ml स्क्वायर t पावर -2, ये t ऊपर चला जाएगा तो +1, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो अपने सब क्लियर हो। अब देखिए एक और कांस्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉर्मूला होता है F इक्वल G इंटू m1 इंटू m2, दोनों मास है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस तरह से G बराबर लिखेंगे हम लोग F इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में रखने पर यहाँ पर फोर्स का हो गया ml t पर पावर -2, डिस्टेंस स्क्वायर l स्क्वायर, मास का m इंटू m, दिस इज m स्क्वायर, एक स्क्वायर से कट गया और ये ऊपर चला जाएगा तो m पावर -1, ये l क्यूब और t पावर -2। फोर्स का हो गया ml क्यूब पावर -2, डिस्टेंस स्क्वायर l स्क्वायर, मास इंटू मास m इंटू m, दिस इज m स्क्वायर, कैंसिल आउट, m पर पावर -1, l क्यूब और t पावर -2। तो मेन आपको फॉर्मूला अगर मालूम है तो ये डायमेंशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका सिंबल होता है K, एक फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू KT, यहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो समझ ही रहे।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये आपका टेम्परेचर PV इक्वल टू KT। तो इस तरह से अगर हम K का डायमेंशन निकालना चाहें तो K कितना हो जाएगा, K इक्वल हो जाएगा PV बाई T। इसका डायमेंशन लिखेंगे हम लोग। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। वॉल्यूम का आप जान ही रहे हैं, अभी लिख दीजिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अब सबको आप पुट कर दीजिए। फोर्स का हो जाएगा mLT पर पावर -2, नीचे हो जाएगा L स्क्वायर, वॉल्यूम का हो जाएगा L³ डिवाइडेड बाई टेम्परेचर का हो जाएगा K भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। और यहां से ये देखिए, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, L और L स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर L स्क्वायर T पर पावर -2 और नीचे K, इसको लिखेंगे हम लोग mL स्क्वायर T पर पावर -2 K पर पावर -1, या इसको हम लिख सकते हैं mL स्क्वायर T पर पावर -2 थीटा पावर -1। टेम्परेचर को K भी लिखा जाता है, टेम्परेचर को थीटा भी। याद देखिए, फोर्स का हो गया, ये प्रेशर का हो गया फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूम इज वॉल्यूम, टेम्परेचर T लिखे हम लोग, प्रेशर को फोर्स को लिखे mL T पावर -2, नीचे L स्क्वायर, यहां से कट करके L बचा, L से L स्क्वायर हो गया, और नीचे आपका K है, K ऊपर चला गया तो -1 और थीटा 1। तो मेन आपको है फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। इसका सिंबल होता है म्यू, और इसका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी यह भी वेलोसिटी है, यह भी वेलोसिटी है, तो दोनों का डायमेंशन LT पावर -1 और LT पावर -1 कट के 1 हो जाएगा, यानी m पर पावर 0, L पर पावर 0, T पर पावर 0, यानी डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन नहीं है। हर क्लास में लोग अलग अलग इसको पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे हम लोग, हर चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक बता रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देखिए, जो इंपॉर्टेंट सब है, जैसे मान लेते लिखा हुआ है कहीं साइन कोई एंगल, इस तरह से साइन से लेकर कॉसेक तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है। या कोई भी एंगल लिखा हुआ हो, मान लेते हैं थीटा लिखा हुआ हो, मान लेते हैं ओमेगा टी माइनस KX लिखा हुआ हो, प्लस KX कुछ लिखा हो, मतलब कुछ भी लिखा हुआ हो, साइन से लेकर कॉसेक तक, तो आप याद रखिए कि ये जो एंगल जो भी हो, चाहे उसका जो वैल्यू हो, ये डायमेंशन लेस होता है। ये डायमेंशन लेस होता है, यह भी डायमेंशन लेस होगा, और साथ साथ ये पूरा साइन थीटा भी डायमेंशन लेस होगा, ये कॉसेक थीटा भी डायमेंशन लेस होगा। यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अगर मानते हैं कहीं लिखा हुआ है कि साइन, यहां लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस K इंटू एक्स, तो पहले तो जानिए कि यह डायमेंशन लेस है, और साथ साथ पूरा भी डायमेंशन लेस है। तो इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम इस तरह से देखेंगे तो अपने आप में डायमेंशन लेस है, और पूरा साइन के साथ या कॉस के साथ, टेन के साथ लेकर कॉसेक तक सब डायमेंशन लेस है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हुआ। अब दूसरा देखिए, ये सब वो बता दें कि डायमेंशन हर चीज का लिखते चलिए, हर चैप्टर का उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला नहीं जानेंगे, फॉर्मूला तभी जानेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है वो सब देखिए। जैसे मानते हैं लिखा हुआ है लॉग, अब ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ, तो ये जो ब्रैकेट में जो भी चीज हो लिखा हुआ, ये डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस, सब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सब कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स पर है। लॉग के साथ कुछ भी लिखिएगा वो डायमेंशन लेस होगा, और ये पूरा का पूरा लॉग भी, जैसे पूरा साइन के साथ डायमेंशन लेस था, ये भी डायमेंशन लेस होगा। यानी लॉग के साथ जो है वो तो डायमेंशन लेस है ही,
लॉग के साथ पूरी क्वांटिटी, पूरी राशि भी डायमेंशन लेस होगी। इसको न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग इसको यूज करेंगे, इसका मतलब समझेंगे क्या इसका मतलब होता है। अब जिसे लिखा हुआ है e टू दी पावर x, ये क्या हुआ, या e टू दी पावर कुछ लिखा हुआ, कुछ भी, इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होता है। तो e का पावर कुछ जो है, ये जो भी कुछ होगा ये डायमेंशन लेस होगा, ये डायमेंशन लेस होगा, और साथ साथ ये पूरा राशि भी डायमेंशन लेस होगा। तो अभी हम लोग समझे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो अपने आप में डायमेंशन लेस है, उसका एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है, लॉग के साथ कुछ है तो उसके साथ जो है वो डायमेंशन लेस है, और पूरे लॉग, पूरा लॉग और जो भी साथ है वो सब का सब डायमेंशन लेस है। ई पर पावर अगर हम पूछ दिए हैं तो पावर प्लस में हो, माइनस में हो, चाहे जो भी लिखा हुआ हो वो डायमेंशन लेस होगा, और ई के साथ जो क्वांटिटी होगा वो डायमेंशन लेस होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन, जैसे कोई भी, जैसे आप लिखते हैं पाई, पाई ये क्या होगा, तो नंबर है 22/7 जो लिखते हैं, या जो भी 3.14, ये सब क्या है, डिजिट्स है, सब डायमेंशन लेस। m पर पावर 0, l पर पावर 0, कोई भी संख्या लिख लीजिए, 1 2 3, जो भी आपको लिखना है, नंबर लिखना है, सब डायमेंशन लेस होगा। m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 0। तो बहुत सारे क्वांटिटीज, तो देखिए डायमेंशन एक ऐसा है कि हर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हमको सिर्फ फॉर्मूला लिख करके वैल्यू बैठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब उसके मेन कॉन्सेप्ट को जानिए कि वो क्या है, वो आप समझ रहे हैं, ये लॉग वाला, एक्सपोनेंशियल वाला और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब न्यूमेरिकल्स आपको बनवाएंगे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तब आपको लगेगा कि हाँ इसका कहाँ पर यूज है, क्या है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डायमेंशन में, उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको नोट में लिखिए। पहला, मानते हैं कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायमेंशन लेस है लेकिन इसका यूनिट हो सकता है, इसका यूनिट हो सकता है। इट मे हैव यूनिट। एग्जाम्पल में देखिए, आपको बता चुके हैं, एक तो प्लेन एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक तो प्लेन एंगल जिसका होता है रेडियन, लेकिन चूंकि एंगल है इसलिए इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे, प्लेन एंगल का डायमेंशन अगर लिखेंगे तो डायमेंशन नहीं होगा। m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 0 मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लेकिन उसका यूनिट संभव है। इट मे हैव यूनिट, इसका यूनिट हो सकता है। दूसरा एग्जांपल में देखिए, दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़े सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का भी आपको यूनिट होता है एस्टेरेडियन, आप पढ़े हैं, इसके क्लास में पढ़े थे। और जब इसका भी डायमेंशन आप लिखेंगे सॉलिड एंगल, तो आपको बताए थे इसका फॉर्मूला एरिया बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया भी हो जाएगा एल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर भी एल स्क्वायर, और ये कट के फिर आ गया डायमेंशन लेस, m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 0। मतलब कहने का मतलब है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी का भी यूनिट हो सकता है। तो ये एक्सेप्शन में आता है, दो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों एक्सेप्शनल है, इसके यूनिट्स होते हैं, डायमेंशन नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट, अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है तब क्या होगा, अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है तब क्या होगा। जैसे दूसरा, यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस, यूनिट नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी, तो याद रखिए अगर यूनिट नहीं है इसका मतलब है कि वो मेजरेबल नहीं है। जब वो मेजरेबल नहीं है तो उसका डायमेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि डायमेंशन का मतलब ही होता है कि उसमें लेंथ, मास, टाइम या टेम्परेचर क्या है वो बताता है। तो यूनिट लेस क्वांटिटी का सीधा मतलब है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगा,
लेकिन अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकता है, उसके एग्जाम्पल्स है। लेकिन अगर यूनिट नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशन लेस होगा, ये निश्चित है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको जानना है, ये स्टार बना के लिखिए इसको, यूनिट लेस क्वांटिटीज never have non-zero dimensions। ये क्या मतलब हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट लेस क्वांटिटी नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो नहीं है वहां पर, मतलब m पर पावर है, l पर पावर है, t पर पावर है, जो भी है बेस क्वांटिटी उस सब पर पावर है। तो अगर वो यूनिट लेस है तो फिर उसको मेजर नहीं कर सकते। जब मेजर नहीं कर सकते तो एम एल टी पर पावर हो ही नहीं सकता है, यानी वो नॉन जीरो। नॉन जीरो, नॉन जीरो कहने का मतलब है कि वो जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो पावर है, अब पावर होगा तब उसको मेजर कर सकते हैं, जब मेजर कर सकते हैं तो यूनिट होगा। अगर हम यूनिट लेस कहते हैं तो इसका मतलब है उस पर पावर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया, नॉन जीरो। जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए ये हम लोग बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहेंगे कि यूनिट लेस क्वांटिटी नेवर है नॉन जीरो डायमेंशन। उसका कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं हो सकता, जब भी होगा जीरो डायमेंशन होगा, मतलब जीरो उसके पावर होंगे सब, नॉन जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब है उसको हम मेजर कर सकते हैं, और जब मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब होगा कि यूनिट होगा, यूनिट लेस नहीं होगा। यूनिट लेस कहेंगे तो नॉन जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसका 2-3 पॉइंट यहाँ पर याद है। यूनिट लेस क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं है। और अगर डायमेंशन नहीं है वैसा क्वांटिटी, उसका वो कभी भी माने वो नेवर है नॉन जीरो। नॉन जीरो यानी कभी भी उसमें नॉन जीरो नहीं हो सकता है। नॉन जीरो कहने का मतलब है कि पावर्स नहीं हो सकते हैं, पावर जब भी होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो इस तरह से डायमेंशन को और भी हम लोग स्पष्ट करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इसके यूजेस को, इसके एप्लीकेशंस को डायमेंशन का। तो उसके यूजेस को पढ़ाने के बाद तो मैं इस पर न्यूमेरिकल बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल। तो अभी तक का जो आपको कॉन्सेप्ट है वो उसमें बहुत आपको काम आएगा, और इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जामिनेशन में, नीट में आता है, जेई में आता है, और भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 12th क्लास में तो आता ही है, तो 11th में तो आता ही आता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और जितनी बारीकियां हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा, बता भी रहा हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला का हम होल्ड लगा दें और 150-200 डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आपको फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूला में सिर्फ पुट करना है, पुट करके आपको निकालना है। तो डायमेंशन का जो बेसिक मीनिंग है वो, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि ये सपोज कीजिए कि आपने लिखा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा m पर पावर 0, l पर पावर 1, t पर पावर -1। तो ये जो टोटल है, ये टोटल, इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी आपसे कोई पूछे कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी क्या होगा, तो आप लिखिएगा m पर पावर 0, l t पर पावर -1। लेकिन अगर कोई पूछे डायमेंशन तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। dimensions of velocity are 0 in mass, 1 in length and -1 in time। आता है, कई बार कंपटीशन में आया हुआ है क्वेश्चन। तो पावर्स आर द डायमेंशन, जो पावर है वो डायमेंशन। ये जो हम लिखते हैं MLT पर -1 या 2 जो भी लिखते हैं, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस होल इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द पावर्स आर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी सिंपली पावर की बात करते हैं, वो डायमेंशन होता है। लेफ्ट साइड में ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करना दैट इज नेसेसरी, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट हम देंगे इसका मतलब होगा कि वी डोंट हैव टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, हमको सिर्फ उसके से मतलब है कि कौन सा क्वांटिटी है, क्या मैग्नीट्यूड है उससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह मॉड लेने पर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, उसी तरह से ये बात है।
तो आप बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि जो बेस्ट क्वांटिटीज पर जो डायमेंशन होंगे वो यूनिट, वो उसका डायमेंशन, पावर जो होंगे वो डायमेंशन होगा, और यहाँ पर कोई भी संख्या हो, कोई भी मैग्नीट्यूड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये टोटल क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है, और पावर्स को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो आज यही रहने दें, अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको बिल्कुल ढंग से क्लास ये कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, पढ़िए, समझिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जितने भी आते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस, वो मैं सब आपको बता दूँ। थैंक यू।